अभी हमने कुछ दिन पहले ना लैपटॉप बाइंग गाइड का फर्स्ट पार्ट डाला था, जिसके अंदर हमने प्रोसेसर के बारे में एक्सप्लेन करा था कि भैया आपको प्रोसेसर सेलेक्ट कैसे करना है एक लैपटॉप के अंदर। और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आप जीपीयू कैसे सेलेक्ट करोगे वो मैं बताने वाला हूं। एंड भाई पहले वो वाली वीडियो देख लेना, काफी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। और अभी तक आपने अगर लैपटॉप बाय नहीं करा है ना, तो आपके लिए सीरीज ना काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इसके ना 2 पार्ट और आएंगे, एक में रैम और स्टोरेज होगा जो ज्यादा लंबा नहीं होगा, और एक उसके बाद हम डालेंगे अलग अलग यूजर के हिसाब से कौन सा लैपटॉप किस इंसान को सिलेक्ट करना है, क्या सीपीयू जीपीयू कॉम्बिनेशन, कितनी रैम उसको चाहिए होती है, वो एक डेडिकेटेड वीडियो सेपरेट आएगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। वैसे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक प्लेलिस्ट बना दी हमने लैपटॉप बाइंग गाइड की। अब रेट्स इतने ऊपर नीचे डायनामिक है भैया, किस प्राइस पे क्या खरीदे रोज चेंज हो जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें आत्मनिर्भर बना देता हूं कि भैया तुम समझ लो, उसके बाद खुद सेलेक्ट कर लेना। वैसे हम लैपटॉप के रिव्यू डालते रहते हैं, कोई सेल वेल आती है बीच में तो कोई लिस्टिकल वीडियो रिकमेंडेशन वीडियो आपको दे दूंगा, उससे आप अपनी बाइंग चॉइस बना लोगे। और ग्राफिक्स कार्ड को लेके बड़ी कंफ्यूजन है यार, हम विदाउट ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले, लाइक iGPU वाला लैपटॉप ले, या फिर डेडिकेटेड जीपीयू में 30 50 40 50, फिर 50 सीरीज आ गई, अप टू 50 90 तक मिलते हैं। आपको अपने यूज केस के हिसाब से कौन सा जीपीयू सेलेक्ट करना, उसके लिए जीपीयू के बेसिक्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो पता लग गए ना, आपकी बाइंग चॉइस फटाफट बन जाएगी। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब मारो। मैं इतने लैपटॉप के जीपीयू से शुरुआत कर लेता हूं। और जीपीयू ऐसा नहीं है सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में आता है, थिन एंड लाइट कोई भी कैसा भी आप लैपटॉप बाय कर लो, स्टार्टिंग टू एंड सब में जीपीयू होता है। फिर चाहे वो iGPU हो, फिर चाहे वो डेडिकेटेड जीपीयू हो। iGPU का एग्जांपल बता दो, जैसे इंटेल में इंटेल ग्राफिक्स, इंटेल UHD जो बहुत पहले आता था, फिर इंटेल Iris Xe, और अभी तो इंटेल आर्क चल रहा है विद B सीरीज, जो iGPU लेवल पे ओहो क्या तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे सस्ते सस्ता लैपटॉप भी आप लेते हो ना, जैसे 30 to 40,000 रुपीज वाला, उसमें जो इंटेल UHD है या इंटेल ग्राफिक्स जो iGPU होता है, वो आपके बेसिक टास्क हैंडल करता है जीपीयू इंटेंसिव वाले। जैसे यूट्यूब पे आप 4K वीडियो प्ले कर रहे हो तो वहां पे जीपीयू यूज हो जाता है। आपने कोई मीडिया प्लेयर चलाया, उसमें मूवी वगैरह देख रहे हो, वहां पे जीपीयू यूज हो जाता है। तो वो उन यूजर्स को टारगेट करता है। आपने बेसिक काम करना है, आपको जीपीयू के बारे में कुछ नहीं सोचना। लेकिन अगर आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप चूज करना है लेकिन प्रोडक्टिव टास्क भी करने हैं, तब आप iGPU पे फोकस रखो कि भैया कौन सा ब्रांड iGPU बेटर दे रहा है। जैसे AMD की लेटेस्ट AI Max Plus सीरीज आती है, इसके अंदर भी iGPU होता है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बिकॉज इनके अंदर यूनिफाइड मेमोरी होती है। यानी कि आपका सीपीयू और iGPU सेम रैम को यूज कर रहे होते हैं, और डेटा ट्रांसफर स्पीड्स काफी फास्ट होती हैं। एंड उसकी वजह से इसके ऊपर आप प्रोडक्टिविटी टास्क भी कर पाते हो, प्लस गेमिंग भी कर पाते हो। ऐसा ही एक लैपटॉप Asus का टफ हमने करा था, आप वो वीडियो देखना, आप खुद कहोगे भाई ये iGPU वाला लैपटॉप है, उसके अंदर कोई डेडिकेटेड जीपीयू ही नहीं है। तो ये हाई एंड प्रोडक्टिविटी टास्क वाले यूजर्स को टारगेट करने वाले प्रोसेसर्स हैं, जिनको थिन फॉर्म फैक्टर वाले लैपटॉप चाहिए लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। सेम इंटेल आर्क B सीरीज के जो iGPU है ना, इनकी बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो आप एडिटिंग, प्रोडक्टिव टास्क, गेमिंग तक आप कर पा रहे हो थिन एंड लाइट लैपटॉप पे। तो ये मैंने थिन एंड लाइट यूजर्स के हिसाब से बताया कि आपको भी थोड़ा फोकस रखना है, कि ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेसर देख लिया, उसके आगे की डिटेल नहीं देखी। और हाँ, एक चीज, जहां पे भी iGPU है ना, ये चलते रैम शेयरिंग से ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इंटेल Iris Xe या इंटेल UHD ग्राफिक्स है, ये एक स्पेसिफिक मेमोरी को कंज्यूम करते हैं आपकी रैम में से। फॉर एग्जांपल आपकी 16 GB रैम है लैपटॉप में, तो 2 GB आपके iGPU को एलोकेट हो जाएगी, बाकी 14 GB आपका सिस्टम यूज करेगा। ऐसे ही जब भी आप थिन एंड लाइट लैपटॉप बाय करो विद अ गुड परफॉर्मेंस, इफ यू वांट, थोड़े हाई एंड सीरीज में अगर आप जाते हो तो ज्यादा रैम होनी चाहिए, ताकि वो प्रोडक्टिविटी टास्क में काम आए, आपका iGPU ज्यादा रैम शेयर कर पाए। और यूनिफाइड मेमोरी वाला जो मैंने आपको बताया, यूनिफाइड मेमोरी में कोई एलोकेशन नहीं होता। बेसिकली कुछ डिवाइसेस में तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप iGPU पे कितनी मेमोरी असाइन कर सकते हो। जैसे टफ वाले लैपटॉप में Asus के आर्मरी ग्रेड में हम iGPU पे मेमोरी एलोकेट कर पा रहे थे, तो उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए यूनिफाइड मेमोरी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। सेम केस अप्लाई होता है मैकबुक पे भी। मैकबुक का भी iGPU जो होता है ना, वो रैम शेयरिंग से चलता है, यूनिफाइड मेमोरी वाला होता है, इसीलिए आपको प्रोडक्टिविटी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। अब अगर आपको हैवी टास्क करने हैं तो उसके अंदर तो भैया फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आ जाएंगे, जिसमें एनवीडिया ही है। लैपटॉप्स में वाइडली अवेलेबल AMD के कुछ लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ना सेल अच्छे से होते, ना प्रोडक्टिविटी लेवल पे अच्छे से परफॉर्म करते, इसलिए मैं एनवीडिया ही रेकमेंड करूंगा लैपटॉप्स में। तो RTX 2050 चल रहा है इस टाइम पे, बेयर मिनिमम सस्ते सस्ता, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा 2026 में लेने के लिए। बट जैसे महंगाई चल रही है, जैसी मजबूरी वैसा काम। और फिर RTX 30 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है, जिसमें 3050 मिलता है। फिर 40 सीरीज है जो 4050 से लेके 40 80 90 तक मिल जाएंगे। फिर RTX 50 सीरीज है जो 5050 से लेके 50 90 तक मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द बजट एंड योर टास्क, क्या आपको करना है लैपटॉप के अंदर। अब iGPU में ना कोई मेमोरी नहीं होती, जो मैंने आपको बताया अभी, वो ना रैम शेयरिंग के थ्रू चलते हैं। लेकिन जब आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते हो ना, उसमें अपनी एक मेमोरी होती है। आपने देखा होगा ना 4GB ग्राफिक्स कार्ड, 6GB, 8GB। तो यार आपके टास्क पर डिपेंड करता है कि VRAM क्या सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक गेमर हो तो आज की डेट में 6GB रैम इज मिनिमम, 8GB इज रिकमेंडेड, उससे ऊपर श्रद्धा आपकी जेब की। और अगर गेमिंग के हिसाब से रेजोल्यूशन आपको बताऊं तो भैया अगर 1080p गेमिंग आपको करनी है लो टू मीडियम सेटिंग्स, तो RTX 3050 आपका काम करा देगा, 6GB वाला कम से कम।
और अगर आप RTX 4050 पे जाते हो तो ये भी 1080p गेमिंग करवाता है, लेकिन यहाँ पे हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स आप यूज कर सकते हो। इवन RTX 40 सीरीज में आपको फ्रेम जनरेशन भी मिलता है जो 30 सीरीज में नहीं मिलता, जिसको हम 2x फ्रेम जनरेशन बोलते हैं, एंड उसके अंदर काफी अच्छे खासे फ्रेम रेट मिलते हैं। उसके अलावा 4060 लोगे वो 8GB VRAM के साथ है, तो 2K गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। एंड ऐसे 50 सीरीज में अगर आप आते हो तो 5060 2K गेमिंग से शुरू होता है। देन 5070 इज आल्सो फॉर 2K गेमिंग, वो प्रोडक्टिविटी साइड वाले जीपीयू में कहूंगा, क्योंकि 5060 में आपका गेमिंग वाला काम तो हो जाता है। देन यू आल्सो हैव 5070 Ti, जहां पे आप 4K गेमिंग भी कर सकते हो फ्रेम जनरेशन वगैरह लगा के। देन RTX 5080 एंड 5090 हमारे 4K गेमिंग वाले ही जीपीयू हैं। डिपेंड करता है कि किस रेजोल्यूशन पे, किस सेटिंग्स पे आप खेल रहे हो, थोड़ा बहुत ट्वीक वगैरह करना पड़ेगा। एंड एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, जो लैपटॉप का RTX 5080 है वो डेस्कटॉप वाले से बहुत अलग होता है, उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कभी पीसी बिल्ड कर रहे हो तो फिर पीसी बिल्ड की ही वीडियोस देखना, ये लैपटॉप वाली चीजें आपके लिए नहीं है। उसके अलावा पावर ड्रॉ भी आपको चेक करना है। जैसे आपने RTX 4050 का लैपटॉप देखा, किसी लैपटॉप में 50 वॉट वाला भी 4050 हो सकता है, तो किसी लैपटॉप में 100 वॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेम बात होगी, यहाँ पे इंजन है सेम डाल रखा है, लेकिन जब वो इंजन पूरी पावर पुश नहीं कर पाएगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ऐसे ही लैपटॉप में जब आप ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करो तो उसकी TGP जरूर देखना, हम अपनी वीडियोस में बताते हैं। वैसे ब्रांड्स के पेज भी मेंशन होती है, नहीं होती तो थोड़ा सा इंटरनेट खंगालना पड़ता है। ऐसे अंधाधुंध बाइंग चॉइस मत बनाना, अरे भैया 70,000 में 4050 मिल रहा है, देख तो लो कौन से TGP वाला 4050 है, तो अपने आप आत्मनिर्भर बनना भाई साहब। वैसे हाँ, एक क्विक टिप, अगर आप ऑफलाइन गेमिंग लैपटॉप बाय करने जा रहे हो और आपको TGP चेक करनी है अपने ग्राफिक्स कार्ड की, तो Nvidia कंट्रोल पैनल में जाके आप चेक कर सकते हो। अब आज के डेट में RTX 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड भी है, 50 के भी है। 3020 तो वो हो गया ना बिल्कुल की मजबूरी वाली बात होगी। वैसे तो 4050 में डिफरेंस ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बेंचमार्किंग लेवल में ना नंबर्स इतने डिफरेंट है नहीं, तो लोग कहते हैं यार भैया पक्का पैसे डाल ले 50 सीरीज में, क्या जरूरत। देखो, एक तो मल्टी फ्रेम जनरेशन आपको RTX 50 सीरीज एक्सक्लूसिव मिलेगा, जो कुछ गेम्स में हमारे को मिलते हैं, जिसमें मल्टीप्लाइड फ्रेम रेट मिलता है ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो 40 सीरीज में नहीं है। तो पहला फायदा तो 50 सीरीज में ये है, इसलिए वो महंगी भी है। और RTX 50 सीरीज ना GDDR7 मेमोरी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ना ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है, यानी कि जो डेटा प्रोसेसिंग है ना आपकी CPU की, GPU की और RAM की, वो काफी ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू पिछली जनरेशन। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है प्रोडक्टिविटी में, या फिर जहां पे भी आपका GPU यूज होता है। उसका भी एग्जांपल है, फास्टर लोडिंग टाइम्स मिल जाते हैं। कभी आप कोई भी GPU इंटेंसिव काम कर रहे हो, जैसे 3D मॉडलिंग रेंडरिंग कर रहे हो, उसके अंदर फायदा मिल जाता है। बट स्टिल मैं यही कहूंगा, अगर आपका काम बिल्कुल कैजुअल गेमिंग का है और आप प्रोडक्टिविटी में आपका 40 सीरीज GPU आपका काम चलवा रहा है, तो आप 40 सीरीज पे टिक जाओ, 50 सीरीज पे जाने की जरूरत नहीं है, फालतू पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। किस यूजर को क्या लेना है वो आगे बताऊंगा, अभी तो बेसिक मास्टर क्लास चल रही है भैया। अब जो बिल्कुल एंट्री लेवल यूजर्स है, RTX 5050 और RTX 3050 उनको मिल जाएगा। हाँ, 3050 में दो वेरिएंट है, 4GB एंड 6GB। तो 6GB लेना है, 4GB बिल्कुल नहीं लेना, ध्यान रखना जब भी आप लैपटॉप बाय करोगे। और यहाँ पे आपकी बेसिक एंट्री लेवल लो सेटिंग्स पे 1080p वाली गेमिंग हो जाएगी। 2050 पे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो मत लेना, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे 2 टाइम की रोटी कम खा लेना, कम से कम 3050 लेना, वो भी मैं 2026 के हिसाब से मजबूरी में रेकमेंड कर रहा हूँ, वरना तो पहले मैं 4050 कर रहा था। और इसके अंदर आपके मल्टीटास्किंग वगैरह और सब प्रोडक्टिविटी वाले टास्क हो जाएंगे, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग भी करवा देता है, बस वो लेवल्स डिफरेंट होते हैं। और अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको लेवल समझाओ ग्राफिक्स कार्ड के, तो मैं एक चार्ट डाल दूंगा आपके सामने, जिसमें 3D मार्क टाइम्स पाएगा। GPU वाला स्कोर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 3050 टू मैक्सिमम RTX 5090। देखो यहाँ पे नंबर्स हैं, हायर इज बेटर, जितना पैसा डालोगे उतना बेटर नंबर आपको मिलेगा, उतनी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो क्या RTX 3050 पे प्रोडक्टिविटी टास्क नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी टास्क में ना हमारा CPU, GPU और RAM तीनों का कॉम्बिनेशन लगता है। AI वाले टास्क आप करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, किस लेवल पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना GPU सेलेक्ट करो। ये GPU वाला सेगमेंट है ना, इसलिए GPU पे फोकस कर रहा हूं। जैसे वीडियो एडिटिंग में वीडियो एक्सपोर्ट करते हो, अब RTX 3050 है आपके पास, कोई वीडियो उसके अंदर आधे घंटे में एक्सपोर्ट हो रही है, वही वीडियो RTX 5050 के अंदर भाई 5-10 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो आप जितनी चाय में चीनी डालोगे, मीठी उतनी लगेगी चाय। तो ग्राफिक्स कार्ड इसी हिसाब से सेलेक्ट करो। एंड मेनली आपका बजट कितना है वो भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है यार, कितना स्पेंड आप कर सकते हो। और फिर उसके हिसाब से आपके टास्क आते हैं। आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हो, आप 3D मॉडलिंग रेंडरिंग की तरफ जा रहे हो, आप प्रोडक्टिविटी में AI वाले टास्क कर रहे हो, तो उसके लिए हम वीडियो में अलग अलग बेंचमार्क्स करते हैं। नंबर कंपेयर करो, अपना बजट देखो, उसके हिसाब से अपनी GPU की चॉइस आप बना सकते हो। और GPU के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गेमर्स लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग स्किप कर सकते हो अगर नहीं देखना। अगर नॉलेज के लिए देखना तो सुन लो। मक्स स्विच आता है हमारे गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, जिसमें हम अपनी इंटरनल डिस्प्ले यानी कि लैपटॉप की जो अपनी डिस्प्ले होती है ना, उसका आउटपुट चेंज कर सकते हो फ्रॉम iGPU टू DGPU। गेमिंग लैपटॉप में भी iGPU होता है भाई, जो डिस्प्ले आउटपुट का काम करता है, और हैवी टास्क हमारा DGPU करता है, जो हमारा RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड होता है। अब ये स्विच करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में ना ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिलता।
मिलता हमारे को। तो अगर आपका डेडिकेटेड जीपीयू फ्री फंड में चल रहा है, मान लो आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हो, हम अगर डीजीपीयू को हिट कर रही है तो आपका बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है। तो आपका मक स्विच के थ्रू ना आप डीजीपीयू को ऑफ भी कर सकते हो कि वो चल ही नहीं रहा। तो आपका आई जीपीयू पे लैपटॉप ज्यादा बैटरी बैकअप देता है। ट्रैवलर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिन्हें गेमिंग भी करनी है पर बैटरी बैकअप भी थोड़ा अच्छा निकालना है। और इसी के अंदर हमारे को एक ऑटो मोड भी मिलता है जिसको एडवांस्ड ऑप्टिमस बोलते हैं। लैपटॉप्स में एडवांस्ड ऑप्टिमस नाम नहीं लिखा होता, बस ये है कि अगर आपको जीपीयू इंटेंसिव टास्क करते हो तभी जीपीयू एक्टिवेट होता है, वरना वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे लिनोवो के लीजन लैपटॉप्स में हम दिखाते हैं, वेंटेज में मिल जाता है, एसूस के आर्मरी क्रेट के अंदर मिल जाता है डीजीपीयू मोड, आई जीपीयू मोड, ऑटो मोड। तो वो चीज का ध्यान रखना जब भी आप लैपटॉप बाय करो, अगर आप एक गेमर या प्रोडक्टिविटी यूजर हो जो एक ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले रहा है। हम तो अपनी वीडियोस में कवर करते हैं, बाकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुद भी देख लेना इंटरनेट से। और इसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, कीबोर्ड आता है, ट्रैक पैड आता है, कीबोर्ड ट्रैक पैड के अंदर फुली क्लिकेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस, और बैटरी कितने वॉट आवर की है, पोर्ट्स कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वेबकैम, वाईफाई, डिस्प्ले। यस, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अपने यूज केस पे डिपेंड करती है। और डिस्प्ले से रिलेटेड अगर आपको बहुत एक्सट्रीम इसी टाइप की मास्टर क्लास चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सारी डिस्प्ले समझाई है। मतलब कोई भी डिस्प्ले आप बाय करो, चाहे मॉनिटर बाय करो, चाहे लैपटॉप की डिस्प्ले बाय कर रहे हो, कैसे सेलेक्ट करनी है, किस टाइप की डिस्प्ले किस टाइप के यूजर्स के लिए होते हैं, तो ये वाली वीडियो देख लेना। तो यार ये थी पूरी जीपीयू बाइंग गाइड, स्पेसिफिकली लैपटॉप जीपीयू बाइंग गाइड। एंड इससे अगले पार्ट में हम स्टोरेज और रैम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और उसके अगले पार्ट में हम अलग अलग यूजर्स के हिसाब से बताएंगे कि किस यूजर को कौन सी स्पेक्स का लैपटॉप लेना चाहिए। तो अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप उसी बात पे सब्सक्राइब कर सकते हो। इस सीरीज का पिछला एपिसोड जो प्रोसेसर वाला है वो भी जरूर देख लेना, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाकी यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।